इस दौर में एक स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट बनना बहुत ही सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है। मतलब जैसे कन्हैया कुमार ने जब हमें चाहिए आज़ादी, मनुवाद से आज़ादी, तो उन पर भी अटैक हुआ था। तो उस अटैक में और आप पर जो हमले हुए, क्या फ़र्क है? ये जेएनयू है, यहाँ बाबा का नहीं, बाबा साहब का राज चलता है। तुम्हारी मनुवादी पितृसत्ता सोच को यहाँ हर रोज़ आग लगाई जाती है। ये जो माहौल है, जिसमें जो कहना चाहिए मनुवाद, सवर्णवाद, ब्राह्मणवाद इतना मुखर है और एक ताकतवर रूप में है, आप अगर उनको ऐसे चुनौती देंगी तो क्या आप समझ रही हैं कि आपका फूल बरसाए जाएंगे? बिल्किस बानो के रेपिस्टों को माला पहनाया गया था। कुलदीप सिंह सेंगर के को भी निकाल कर माला पहनाया गया। कल को कोई सेफ नहीं रहेगा। लेकिन ब्राह्मणों में भी स्त्रियों की दशा मनु ने तय कर दी है, बेशक। और वहाँ भी स्त्रियां दोयम दर्जे के स्तर पर हैं। लेकिन छात्र राजनीति क्यों ज़रूरी है? क्या ये ज़रूरी है कि भविष्य की राजनीति बेहतर हो, इसलिए छात्रों का इंगेजमेंट पॉलिटिक्स से हो, वो पॉलिटिक्स को लर्न करें, और विश्वविद्यालय इसके लिए अच्छी जगह हो सकती है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्र राजनीति पर ये बातें नहीं होती हैं, या किसी और यूनिवर्सिटी के बारे में नहीं होती है। जेएनयू को लेकर प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम छात्र राजनीति को लेकर नहीं है, प्रॉब्लम जेएनयू को लेकर। पूरा कॉन्सेंट्रेटेड जो है एफर्ट लगाया जा रहा है जेएनयू को बदलने के लिए। चाहे फंड कट की बात हो, फंड्स नहीं दिए जा रहे हैं एकदम सोचे समझे तरीके पे। आप पंखे गिर जा रहे हैं, स्टूडेंट्स पे छत गिर जा रही है दिखाने। लेकिन अब तो एबीवी बहुत एक्टिव है, उसने बदला नहीं इस कल्चर को। कोशिश उनकी बिल्कुल जारी है। इस इलेक्शन में उन्होंने पता नहीं कितने लाख की दारू की बोतलें और पिज़्ज़ा जो है बांटा था। पॉलिटिकली मोटिवेटेड आरएसएस बैक्ड प्रोफेसर्स आ रहे हैं, जो स्टूडेंट्स को क्लासेस में धमकियां भी देते हैं कि आप ज़्यादा एक्टिविज़म करेंगे, ज़्यादा क्रांति को हमें चप्पल से उतारना आता है। प्रॉपर एक चीप लेबर का प्रोडक्शन करने का मशीन हमारे यूनिवर्सिटीज़ को बनाने की कोशिश की जा रही है, और उसमें ऐसे प्रोफेसर्स लाए जा रहे हैं जिनका कोई इंटेंशन नहीं है स्टूडेंट्स को सोचने, क्रिटिकली एंगेज करने का एक तौर सिखाना। ये बताइए कि ये जो वायलेंस वहाँ घुसी है, उसने कितना बदला है कैंपस को? क्या लेफ्ट के लोग चौकन्ने हो गए हैं? एक भय भी पैदा हुआ है कि क्या पता कब दिल्ली पुलिस के साथ एबीवीपी के लोग आएंगे और शुरू कर देंगे? हमारे पिछले यूनियन के जो प्रेसिडेंट रहे हैं, जनरल सेक्रेटरी जो थी वो एक मुस्लिम थी, जो हमारी वाइस प्रेसिडेंट थी वो एक दलित महिला थी। उनको किस तरीके से घेर कर उनको ये कहा जाता है, हमारे प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट को, कि तुम लोग अरे तुम लोग तो वही मंडल वाले हो, तुम लोग तो वही रिजर्वेशन वाले हो। और व्हाट्सएप मीडिया का पूरा उस समय, उससे पहले ही जियो आ चुका था, सबके हाथ में फ़ोन आ चुका था, और वो एक मनोरंजन था, थ्रिलर था उस समय के लिए, लोगों के लिए। और उस समय स्टूडेंट्स को जेल में लेके जाते हैं। उसमें से आज भी हम देखते हैं कि उमर खालिद, जो कि उमर खालिद हैं, एक मुसलमान हैं, उनको जेल में आज तक रखा गया है। तो उस समय जेएनयू का, तो इसमें मुझे लगता है कि जेएनयू के लोगों को तो और प्राउड होना चाहिए कि लोगों की जो आवाज़ उठा रहा है उसको टैग कर दिया जा रहा है कि ये जेएनयू के हैं। नमस्कार, बात बोलेगी में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, बात बोलेगी में आज हमारे साथ है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की अध्यक्ष अदिति मिश्रा, उसी जेएनयू की अध्यक्ष जो भारत के सबसे अच्छे विश्वविद्यालयों में गिना जाता है और हर छात्र की हसरत वहाँ पढ़ने की होती है। वही जेएनयू जिसका कैंपस कल्चर सराहा जाता है, जो इंक्लूसिव है, असहमति का सम्मान करता है और सामाजिक न्याय की वकालत करता है। वही जेएनयू जिसने देश को एक से एक विद्वान दिए, लेखक दिए, राजनेता दिए। वही जेएनयू जो पिछले 11 साल से सरकार के निशाने पर है, हिंदुत्ववादी संगठनों के निशानों पर है, और जिस पर कई हिंसक हमले किए जा चुके हैं। वही जेएनयू जिसे बदनाम करने के लिए मीडिया के एक हिस्से ने झूठ गढ़े, फर्जी वीडियो बनाए,
टुकड़े टुकड़े गैंग बताया। वही जेएनयू जो इतने सारे हमलों और उल्टी हवा के बावजूद अभी भी तनकर खड़ा है, लड़ रहा है। उसी जेएनयू की अध्यक्ष अदिति मिश्रा हमारे साथ हैं। आज हम उनसे बात करेंगे कि आज जेएनयू कहाँ खड़ा है, 11 साल में उस पर क्या गुजरी है, कन्हैया कुमार और उमर खालिद को कैसे याद करता है, उसकी राजनीति कैसे बदली है। अदिति, बात बोलेगी में आपका स्वागत है। शुक्रिया। मेरा पहला सवाल ये है कि जेएनयू की अध्यक्ष बनी आप और उसके बाद बहुत कुछ बदल गया आपके लिए। हर तरफ से आप सवालों के घेरे में भी होंगी। तरह तरह के सवाल जेएनयू को लेकर, आपको लेकर, आपके आंदोलनों को लेकर, आपके बयानात को लेकर। कैसा महसूस करती हैं आप? बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसा कि आपने कहा। चाहे इस समय चौतरफा जो वार चल रहा है जेएनयू पे और तमाम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पे, जैसे अभी हमने देखा कि एक नया बिल लाने की कोशिश की जा रही है, और इससे पहले भी जेएनयू कई साल से, एक दशक से कम फंड कट से जूझ रहा है। उसमें फिर ये सरकार जो पिछले 1 महीने में पार्लियामेंट्री सेशन में हुआ है, आज 29 तारीख है, और ऐसे तमाम बिल पास कराए गए हैं जो बिल्कुल भी लोगों के फेवर में नहीं है। इस दौर में एक स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट बनना बहुत ही सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है। और हाँ, इस बात की खुशी होती है कि एक मौका मिला है जहाँ पे लोग अपनी शिकायतें, अपनी दिक्कतें आपके पास लेकर आते हैं और आप उनके साथ एंगेज करते हैं। आप उनके साथ खड़े होते हैं जब वो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ लड़ रहे होते हैं। तो मिक्स्ड फीलिंग्स हैं। बहुत सारे लोगों के ऐसे कमेंट्स भी होते हैं जो बहुत हर्टफुल होते हैं, बट मुझे लगता है कि मुझसे पहले और भी महिलाओं को ऐसा सुनना पड़ा है, उससे बदतर बातें सुननी पड़ी हैं। सो किस इट्स तरह फाइन। के हर्टफुल कमेंट? अगर आप कमेंट बॉक्स में जाएंगे, स्पेशली जो एक पूरा हिंदुत्व का हेट पॉलिटिक्स चला है, जहाँ पे जहाँ पे आप बिल्कुल भी प्रोग्रेसिव बात नहीं कर सकते, सरकार के खिलाफ कोई बात नहीं कर सकते, और जो एक सदियों से हमारे हिंदुस्तान में जो ढांचा चला आ रहा है, जो अभी जो कास्टिस्ट और कम्युनल फोर्सेस अपने उरूज पे हैं, उसके खिलाफ आप बोलते हैं तो आपकी बात नहीं सुनी जाएगी, और पूरी कोशिश की जाएगी कि आपको ह्यूमिलिएट किया जाए या आपको इस मुकाम तक पहुंचा दिया जाए कि आप सोचें कि क्या मुझे बोलना चाहिए। लेकिन उसी समय फिर आपके साथ ऐसे लोग खड़े होते हैं जो आपको मजबूती देते हैं। तो ये कुछ पूरा कुछ उदाहरण दीजिए, जैसे क्या घटनाएं हुई जिनसे आपको लगा कि होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ये जो सवाल आपके मन में उठा, किन 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 हमलों की वजह से उठा? वो मिसोजिनिक कमेंट्स थे, सेक्सिस्ट कमेंट थे? महिलाएं जहां आगे आती है वो बर्दाश्त नहीं होता है इस मर्दवादी समाज में। तो वो कौन सी चीज़ें थी जो जो आपको बहुत हर्ट कर रही थी? जैसे इंस्टाग्राम पे शुरू करें, इंटरनल कमिटी की रिप्रेजेंटेटिव थी मैं, तो ऑफ कोर्स हमारा जनरेशन और अभी का जो बहुत एक्टिविज्म भी, अगर आपकी फ़ोटो नहीं है तो आप थे ही नहीं वहाँ पे। ये पूरा इस तरीके का हो चुका है। तो हमने एक रिक्लेम द नाइट का एक हमारा एक मार्च था। उसके नीचे ऐसे लोग जो अपने बायोडेटा में जय श्री राम लिख देंगे, धर्मो रक्षति रक्षत, जो भी वो वाला है वो लिखेंगे, न जाने क्या-क्या। उनके आप उनके प्रोफ़ाइल में जाएँगे तो छोटे बच्चों की भी तस्वीरें होती हैं और भी महिलाओं की तस्वीरें होती हैं, और फिर वो आपके कमेंट बॉक्स में ऐसी भद्दी बातें लिखते हैं जो लगता है कि इतना हँसी भी आती है कि इतना टाइम और एफ़र्ट इन्होंने लगाया कि यहाँ पर आके वो ऐसी बातें एक दूसरी महिला या दूसरे लोगों के बारे में लिखें। या फिर जब मेरा स्पीच था जो प्रेसिडेंशियल डिबेट का, उसमें से कुछ जो लाइनें थी जो फ्यूडल रेमिनेंस है या कास्टिज्म पूरा है उसको, या कम्युनलिज्म उसके बारे में कहते हैं। तो एक तरह से जो भी ये बातें कह रहा है,
और अगर वो एक महिला कह रही है, उसको उसकी जगह दिखाना कि तुम कहने वाली कोई हो नहीं। और बिल्कुल ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि जो सामाजिक ढांचा है, जो कुछ मर्दों को, कुछ प्रिविलेज्ड कास्ट के मर्दों को ही उनका वर्चस्व कायम है और कायम रहना चाहिए। लेकिन जब पुरुष इस तरह की बात करते हैं तब वो उनको भी उसी तरह से उन पर हमले किए जाते हैं। मतलब जैसे कन्हैया कुमार ने जब हमें चाहिए आज़ादी, मनुवाद से आज़ादी, तो उनको उन पर भी अटैक हुआ था। तो उस अटैक में और आप पर जो हमले हुए, क्या फ़र्क है? एक तो बहुत ही जेंडर्ड तरीके के कमेंट्स, बहुत ही सेक्सुअल तरीके के, या हेट कमेंट से आगे आकर रेप थ्रेट तक, जिससे आपके पेरेंट्स को भी डर लग जाए। और ऑलरेडी एक पूर्वांचल से एक महिला होकर पॉलिटिक्स में आना फैमिली बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं करती, लेकिन उसके बाद आप जाते हैं तो जब वो, क्योंकि अब सबके हाथ में फ़ोन है, उन्हें भी दिख रहा है और कोई ऐसी पॉलिटिकल पृष्ठभूमि ना होना, उसके बाद अचानक से मैं उनका भी डर समझती हूँ कि अचानक से उनके बच्चे के बारे में ऐसी बातें आ रही हैं, तो उनका भी एक डर। तो और हमें पता है कि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, हिंसा को भी कई तरीके से देखा जाता है। उसमें अगर सेक्सुअल वायलेंस हो रहा है तो उसमें कहीं न कहीं ये समझा जाता है कि विक्टिम ब्लेमिंग तुरंत होती है कि अगर इस लड़की ने ऐसा किया ही नहीं होता तो ये नहीं बात आगे बढ़ती। चाहे अभी हम देखते हैं उन्नाव की जो सर्वाइवर है उनके साथ क्या हो रहा है। लोग आके कल जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट था, उसमें कई लोग इतनी जुर्रत करते हैं कि आके उनकी माँ के सामने कुलदीप सिंह सेंगर जिंदाबाद और बीजेपी जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। तो हम ऐसे मरी हुई आत्मा वाले समाज में रह रहे हैं जहाँ पे कॉन्शियंस खत्म हो चुका है। तो उसमें बहुत फर्क पड़ता है कि आपका जेंडर भी क्या है। और सिर्फ ये मेरे तक ही नहीं लिमिटेड है। इससे कुछ साल पहले जब ट्विटर हुआ करता था, तब किस तरीके से जो भी मुस्लिम महिलाएं अपनी बात रखती थी, तो बाकायदा इतना मुझे उनकी नीलामी लगाई गई थी, बोली लगाई गई थी ट्विटर सुल्ली पर। बाई और बुल्ली डील्स ऐसे करके, बिल्कुल। ये कितना खौफनाक है और कि बहुत सारी जो फीमेल जर्नलिस्ट हैं उनको भी इसी तरह से टारगेट किया जाता है। हाँ, तो बहुत ही फ़र्क पड़ जाता है कि ऑल्दो ये जो मर्द कर रहे होंगे, उनकी पहुँच वहाँ तक कहीं नहीं है। वो महिलाएँ अपनी लाइफ़ में उन्होंने बहुत मेहनत करके वो एक जगह पहुँची हैं और वो बोल रही हैं और बहुत हिम्मत करके बोल रही हैं। या फिर अभी जो प्रियंका भारती हैं, जो मेरे ही यूनिवर्सिटी से आती हैं, आरजेडी की स्पोक्स पर्सन हैं। जब वो बिहार इलेक्शन के दौरान वो अपनी बातें रख रही होती हैं, उनको किस तरीके से ह्यूमिलिएट किया जाता है। तो अगर आप बोल रहे हैं, अगर आप डिसेंट की भाषा में बोल रहे हैं और आप महिला हैं, तो इन लोगों को इतना, इनके पास वक्त है, मैं तो यही सोचती हूँ कि इतना वक्त, इतना एफर्ट क्यों, किस, क्या सोच है इनके दिमाग में जिसके लिए ये लोग लगाते हैं कि ऑनलाइन, जहाँ पे ये भी एनोनिमस ही रहते हैं, ये एनोनिमिटी भी इनको एक ताकत देती है कि ये कुछ भी बोल सकते हैं। वो पेड भी हो सकते हैं। हाँ, पेट भी हो सकते हैं। पूरी जो ट्रोल आर्मी चलती है, तो मुझे लगता है ये पूरा एक ट्रेंड है। मैं उसमें एक छोटी सी उसका हिस्सा बनी कुछ दिन के लिए, शायद ख़त्म हो जाए, मेरी उम्मीद है। हाँ, लेकिन आपको नहीं लगता कि बयान भी ऐसे दिए हैं, ऐसी चीज़ें बोली हैं जो उनको बहुत चुभी? ये जेएनयू है, यहाँ बाबा का नहीं, बाबा साहब का राज चलता है। तुम्हारी मनुवादी पितृसत्ता सोच को यहाँ हर रोज़ आग लगाई जाती है। ये जो माहौल है, जिसमें जो कहना चाहिए मनुवाद, सवर्णवाद, ब्राह्मणवाद इतना मुखर है और एक ताकतवर रूप में है, आप अगर उनको ऐसे चुनौती देंगी तो क्या आप समझ रही हैं कि आपका फूल बरसाए जाएंगे? हाँ, ऐसा नहीं ही समझा था मैंने। और लेकिन इसमें अ, यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी में रहते हैं हम, और हम स्पेशली एज अ वुमन, आई बिलीव कि डॉक्टर अंबेडकर का बहुत रोल रहा है इस देश की महिलाओं के जीवन में।
और ये जो मेमोरी है बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में, बहुत ही तरीके से मिटाई गई है। अ, हिंदू कोड बिल की हम बात करें, बहुत ज़रूरी है ये बात कि आज जब ये हिंदुत्ववादी जो मर्द हैं मुस्लिम महिलाओं के संरक्षण की बात करते हैं, उनके एम्पावरमेंट की बहुत बात करते हैं कि सारा दुख तो उन्हीं महिलाओं के जीवन में है, हिंदू महिलाएं तो कितनी आज़ाद हैं और पता नहीं क्या क्या। तो हमें फिर वो मेमोरी हमारे दिमाग से मिटाई गई है कि महिलाओं का हर जगह बहुत संघर्ष चला है। लेकिन अगर मैं शायद मैं गलत हो सकती हूँ, लेकिन मेरा ये मानना है कि हिंदू कोड बिल ने बिना संघर्षों के बहुत सारे हकूक़ दे दिए हैं हिंदू महिलाओं को। चाहे वो पॉलीगैमी, जिसको लेके मुसलमानों को बहुत डिमोनाइज़ किया जाता है, वो हिंदू कोड बिल के तहत जो है वो अधिकार कहें कि मोनोगमी को लागू करना हिंदू फैमिलीज़ में, वो हिंदू कोड बिल ने किया। चाहे डिवोर्स राइट्स, पहले मैरिज एक सैक्रेमेंट की तुम रोज, आज भी वैसे समाज में होता है कि बेटियों को कह दिया जाता है कि कुछ भी हो देख लेना, अर्थी ही उठनी चाहिए। ये पूरे सब कॉन्टिनेंट का कल्चर है। उसमें फिर वो आते हैं, उनका पूरा अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट उस समय पढ़ो कि वो कह रहे हैं कि ये स्लेवरी है। वो पूरा डिफाइन वहाँ पे कुछ जो लोग उसी पार्लियामेंट में बैठे हैं, वो ये पूछ रहे हैं कि अच्छा स्लेवरी कैसे है? तो वो कह रहे हैं कि जिस बॉन्डेज से या जिस कॉन्ट्रैक्ट से आप अपने, या जिस भी रिश्ते से अपनी मर्जी से आप निकल नहीं सकते हो, वो स्लेवरी है। तो ये हिंदू मैरिज भी एक स्लेवरी के तहत है कि अगर कोई महिला या कोई पुरुष चाहे तो वो निकल नहीं सकता है, तो फिर वहाँ पे उन्होंने डिवोर्स राइट्स भी दिलाए। उसके बाद प्रॉपर्टी राइट्स, ये सारी नींव उन्होंने रखी। बहुत संघर्ष नहीं, अगर विमेंस मूवमेंट की हम बात करें, लेकिन यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि हिंदू कोड बिल का कितना विरोध किया कितना गया था विरोध हुआ था। और एग्जैक्टली किन्होंने किया था। एग्जैक्टली अकेले उन्होंने ये पूरी लड़ाई लड़ी। मुझे उस समय का एक पिक्चर है, मिस्टर एंड मिसेस 1955, 1955। उसमें गुरुदत्त है, मधुबाला है। मैंने पूरी नहीं देखी, मुझे नहीं पता वो कैसे उसका क्लाइमेक्स क्या है, लेकिन वो पूरा जितना मैंने देखा, जितना मैं देख पाई, वो पूरा प्रोपेगेंडा था उसके खिलाफ। 1955 का ये बिल है और ये फिल्म आती है जिसमें अ, मधुबाला जो हैं, वो शायद निरुपमा कौन वो एक्ट्रेस, मुझे उनका नाम नहीं पता। वो एक फेमिनिस्ट जो एकदम जो रूड फेमिनिस्ट जो मौसी थी उनकी, और वो कहती हैं कि शादी अच्छी बात नहीं होती है। फिर गुरुदत्त शायद एक आर्टिस्ट होते हैं। फिर वो मधुबाला जो हैं, ये दिखाया जाता है कि ब्रेन वॉश्ड हैं, वो खुद से सोच नहीं पाती हैं। वो उनकी मौसी उनके दिमाग में मर्दों के खिलाफ और समाज के खिलाफ और शादी के खिलाफ कुछ चीज़ें बढ़ती रहती हैं। फिर वो जाती हैं गुरुदत्त के गांव, और वहाँ पे उनकी भाभी से मिलती हैं और वो सवाल पूछती हैं कि क्या आपके पति आपको मारते हैं, या आपके पति आपको मारते नहीं हैं? तो उनकी भाभी कहती हैं कि चावल में तो कुछ कंकड़ भी होते हैं, तो क्या हम पूरा चावल फेंक देते हैं? कंकड़ ही फेंकते हैं ना, बाकी तो। और उसके बाद एक प्यार वाला गाना बजता है। इट वाज लाइक ये पूरा मेन स्ट्रीम जो है उसके खिलाफ था, और वहाँ पे वो अकेले संघर्ष करते हैं और उसको किसी ना किसी तरह, भले ही जो उनका जो इमेजिनेशन था विमेन लिबरेशन का, उसको पूरी तरीके से लागू नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो भी जहाँ तक कर सकते थे किया। तो वहाँ पे फिर उसके बाद जो पूरा महिला संघर्ष, वोट देने का अधिकार तमाम वेस्टर्न वर्ल्ड में महिलाओं को लड़ना पड़ा। उस समय के भी कैरिकेचर्स हम वहाँ पे देखें तो किस तरीके से महिलाओं को, जो महिलाएं लड़ रही थी फ्रेंचाइजी के लिए, उनको विचेस दिखाकर या इस तरीके के कैरिकेचर्स बनाए गए। और यहाँ पर हमें पहले ही मिल जाता है। उसके बाद पूरा जो एक संघर्ष रहा है वो सेक्सुअल वायलेंस के खिलाफ विमेंस मूवमेंट में रहा है। बाकी जो मजदूर तबके की, किसान तबके की महिलाएं रही, उन्होंने लड़ाई लड़ी है बहुत सारी। बाकी जो अपर कास्ट महिलाएं हैं, उनकी लड़ाई सेक्सुअल वायलेंस की, बाकी प्रॉपर्टी राइट्स वगैरह सब कुछ दिला दिया गया ऑलरेडी। एक इंसान ने, मतलब बहुत संघर्ष की मेमोरी ही नहीं रही है। इसीलिए मुझे लगता है कि
रेखा गुप्ता जैसी औरतें या निर्मला सीतारमन जैसी औरतें बीजेपी में बैठी हैं, बिकॉज आई थिंक दे डो नॉट हैव द मेमोरी ऑफ स्ट्रगल कि कितने स्ट्रगल से ये सब राइट्स मिलते हैं। तो उस समय जब आप जेएनयू में रहते हैं, आपको याद रहता है, आपको आपको वो मेमोरी है कि किन लोगों ने लड़ाई लड़ी है और कौन लोग आपको वापस से उसी जगह वापस ले जाना चाहते हैं जहाँ पे सिर्फ आप एक प्रॉपर्टी है जिसको जिसका एक्सचेंज हो सकता है, जिसको दान दिया जा सकता है। मैं एक सीधा सा सवाल करूं आपसे, जब आप लोग नारे लगाते हैं मनुवाद से आज़ादी, तो इसका क्या मतलब होता है? जो मनुवाद तो एक महज एक टेक्स्ट है और और इसके साथ एक चीज और हिंदुत्व का इससे क्या नाता है? आज से 10 साल पहले ये कहा जाता था कि मनुवाद तो एक मनुस्मृति एक टेक्स्ट है, उसको इतना क्यों हाइप करते हो। उसमें पूरा ये लिखा गया है कि महिलाओं का उसमें अभी 26 तारीख को ही 25 तारीख को मनुस्मृति दहन दिवस था। उसमें हम सब स्टूडेंट्स इकट्ठा होकर हम पढ़ते हैं कि क्या क्या चीज़ें अलग अलग कास्ट का क्या रोल है, कौन कितना प्रिविलेज्ड है और कौन ह्यूमन बेसिक ह्यूमन डिग्निटी और राइट्स नहीं होना चाहिए, किसके पास एजुकेशन नहीं होना चाहिए, कपड़े नहीं होने चाहिए, महिलाओं का साफ साफ लिखा है कि महिला का कोई अपना एजेंसी नहीं होना चाहिए। उसके साथ साथ ये लिखा है कि महिलाओं का काम होता है पुरुषों को एंटाइज करना या उनको मैनिपुलेट करना, मर्दों को। एक अच्छा मर्द कभी भी महिला पे विश्वास नहीं करता। ये सारी बातें लिखी गई हैं, लेकिन और वो हमारे समाज में बहुत ही जैसे नारी नरक का द्वार है, ये बहुत ही लोगों के ज़बान पे मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें या फिर हमारे जो मिथ हैं, ये इसी आइडियोलॉजी या हर चीज़, हमारा सिनेमा से लेकर हर चीज़ इसी मिथक पे या इस आइडियोलॉजी पे बनता है। लेकिन अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हिंदुत्व का जो पॉलिटिक्स है वो अपनी पॉलिसी में, अब इसको जो पहले जो वो लोग नैरेटिव देते थे कि अरे ये तो बस एक टेक्स्ट है, इतना क्यों। आप देखिए लेबर कोड पास होते हैं, उससे पहले एक नीति करके, श्रम शक्ति नीति करके एक डॉक्यूमेंट आता है, उसमें बाकायदा लिखा है कि मनुस्मृति द्वारा इंस्पायर्ड टेक्स्ट है ये। मनुस्मृति द्वारा इंस्पायर्ड का मतलब है कि कुछ लोग मजदूर ही होने चाहिए और उनका काम है मजदूरी देना। उनका काम है जो पूंजीपति हैं, जो कि ऑफ जो कोर्स वर्ण व्यवस्था दी गई है उसके हिसाब से जो जिनकी जगह है उनको वो करना है। हाँ, आप स्ट्रगल नहीं कर सकते, यूनियन नहीं बना सकते। और चाहे आप एजुकेशन पॉलिसी देखिए, एनईपी में लिखते हैं कि हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ पे एम्फसाइज करेंगे और फंडामेंटल राइट्स का कोई भी मेंशन नहीं है। तो ये सीधे सीधे हम देख रहे हैं कि वहाँ से डिराइव्ड वो आइडियोलॉजी पे बेस्ड इनकी सारी नीतियाँ बन रही है कि जो एक धर्म और कर्म का भी जो एक अंडरस्टैंडिंग है कि हर एक इंसान का उसकी जाति के, उसके जेंडर के हिसाब से एक धर्म है और उसको वही धर्म जो है उसका पालन करना है और सबका किसी बराबर नहीं है। आपका डिफाइंड एक आपका होने का एक डेफिनेशन अलग है, आप पूरे इंसान नहीं हो। और जब आप अपने अधिकारों की बात करोगे तो आपको कहा जाएगा कि तुम्हारे पूर्व जन्म का पाप था, धर्म करो जो डिफाइंड है। अगर तुम्हें कहा गया कि तुम्हारा काम सिर्फ सेवा है, अगर तुम औरत हो, तुम्हारे पति की कितना भी मारे वो, तुम उसकी सेवा करो, अगले जन्म में बेटर हो जाएगा। इस जन्म की बात मत करो, इस जन्म में अधिकार मत मांगो, संगठित मत हो और अपनी आवाज़ मत उठाओ। तो हम देख रहे हैं कि सीधे सीधे वो पॉलिसीज जो मनुस्मृति से ही ली गई है वो हम पे लागू की जा रही है। ये बताइए कि इस तरह के भी सवाल उठते हैं, आप ब्राह्मण हैं, सनातन को कोसती हैं। मैं एक महिला भी हूँ, लेकिन मैं एक इंसान भी हूँ जो मैं समझ रही हूँ कि जो सदियों पहले जो कुछ प्रिविलेज्ड लोगों ने अपना प्रिविलेज बरकरार रखने के लिए एक व्यवस्था बनाई होगी, मैं उसको आज भी ढोते हुए क्यों चलूं। मुझे
जब कहीं भी एक इंसान भी तकलीफ में होता है तो वो हम सबके लिए शर्म की बात होनी चाहिए। और ऐसी व्यवस्था को हम क्यों बरकरार रखें जब एक इंसान दूसरे इंसान से अ, बराबरी के तहत इंटरैक्ट ना कर पाए। और जब अ, एक इंसान की इंसानियत छीनी जाती है, धीरे धीरे वो आप तक भी आता है। हर जहाँ हम एक्सक्लूजन शुरू करते हैं, वो एक पे कभी नहीं सिमट के रहता है। वो सबको अपने वो ऐसी सुनामी होगी इनइक्वालिटी की, इनजस्टिस की, जो सबको अपने लपेटे में लेगी। बिल्किस बानो के रेपिस्टों को माला पहनाया गया था, कुलदीप सिंह सेंगर के को भी निकाल कर माला पहनाया गया। कल को कोई सेफ नहीं रहेगा। तो वो जो सो क्या कॉल्ड इसको मैं दूसरे तरह से सवाल करूं कि बेशक आप ब्राह्मण होंगी, लेकिन ब्राह्मणों में भी स्त्रियों की दशा मनु ने तय कर दी है, बेशक और वहाँ भी स्त्रियां दोयम दर्जे के स्तर पर हैं। और कबीर ने तो पूरा एक उनका पद है जिसमें कहा है कि ब्राह्मण, तुम तो ब्राह्मण हो गए यज्ञोपवीत के बाद, लेकिन आपकी स्त्रियां तो वही रह गईं शूद्र, क्योंकि उनका यज्ञोपवीत तो होता नहीं है। तो उसमें भी काफ़ी थियोराइजेशन तो हो चुका है कि या अंबेडकर भी जब विमेन लिबरेशन की बात करते थे क्यों वो ज़रूरी है, तो यही था कि विमेन को एज प्रॉपर्टी समझ के उनका एक्सचेंज और करना और उनकी सेक्सुअलिटी को कंट्रोल में रखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। हर वक्त मुझे लगता है बहुत सारी लड़कियां, मुझे लगता है सारी ही लड़कियां अगर कभी भी कुछ बोलती होंगी तो ये वो सुनती होंगी कि ज़्यादा पढ़ लिख ली हो, क्योंकि पढ़ लिख ली हो तो समझती हो। आपके घर वाले भी बोलते होंगे? सुना है मैंने भी सुना है कि ज़्यादा पढ़ाई लिखाई हो गई है। या फिर दोस्तों के भी माँ बाप बोल देते हैं कि इसीलिए इसीलिए लड़कियों को ज़्यादा नहीं पढ़ाना चाहिए। मुझे लगता है सब लड़कियां सुनती हैं ये बात। कोई जहाँ जो भी असर्ट करना शुरू करेगा वो ही सुनेगा। तो आपका जो सवाल है वो जवाब ही है कि बेशक ये हुआ है कि उसमें जो सबसे पॉपुलर मनुस्मृति का जो एक कहा जाता है कि पहले बाप के कंट्रोल में, फिर पति के कंट्रोल में, फिर बेटे बेटे तक के कंट्रोल में। तो औरत का कहीं भी कोई एजेंसी नहीं है। आप अपने अ, ये भी लिखा है कि अपने मर्जी से कोई काम करना ही नहीं है, अपनी सोच से कोई काम करना ही नहीं है। आप सोच ही नहीं सकते हो, आप इंसान ही नहीं हो। तो फिर वो ढोर गवार शूद्र हाँ, पशु। तुलसीदास ने वो लिखा कि कठिन ताड़ना के अधिकारी। और उसका भी कई लोग बहुत सारा इंटरप्रिटेशन देते कि अरे अरे वो ऐसे नहीं कह रहे थे, वैसे कह रहे थे। लेकिन अभी प्रज्ञा ठाकुर ने उसको बोला ना कि मारना है बेटियों को, तो उसमें हम देखते हैं तो उस तरीके से पता चलता है कि मेरा जो रोल, क्योंकि मैं सोच सकती हूँ, एक औरत सोच सकती है, तो उससे पता चलता है कि हाँ सब कोई सोच सकता है। और ये कुछ लोगों ने हम लोगों को इंसान ना होने का हम पे टैग लगाया और हम सबको मिलके उनसे लड़ना है या उस सोच से लड़ना है कि ऐसा जैसा आप कह रहे हैं कि आप चंद लोग हम सबको कंट्रोल करेंगे, हम लोग का रोल बताएंगे कि समाज में क्या होना चाहिए और हमको उसी डब्बे में ठूस के आप रखेंगे और हमको रहना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं चल सकता है। और उसमें भी अपने हिसाब से, चाहे हम आपसे पहले भी जो बात हो रही थी विमेन एम्पावरमेंट की, कि जब विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो उसकी परिभाषा उनके हिसाब से क्या है? कौन सी महिला का सशक्तिकरण सिर्फ यही है कि वो चाहे लेबर कोड की बात करें तो उसमें ये कहते हैं कि महिलाओं को जो है रात भर हम काम करने देंगे। ठीक है, आपने वो तो आपको क्योंकि अपने कॉरपोरेट भाइयों का फैक्ट्री में मजदूरी, चीप लेबर भी देना है। लेकिन वहाँ पे जब महिलाएं बराबरी का अधिकार मांगती हैं, आपके जो नेता हैं, आप अपने नेताओं को ब्रिजभूषण से लेके, सेंगर से लेके, रेवन्ना से लेके सबको खुला छोड़ रहे हो। अभी उत्तराखंड में जो अंकिता भंडारी है उनके साथ भी जो हुआ, वहाँ से लगातार आप माहौल ऐसा बना रहे हो जिसमें महिलाएं, नीतीश कुमार ने जो भी किया बिहार में, कितनी शर्म की बात है। तो आप हमें हर दिन दिखाते हो कि आपकी बात नहीं सुनी जाएगी, आपके साथ जो हिंसा होगी उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। यूनिवर्सिटी स्पेसेस में अब ऐसा होने लगा है।
तो वहाँ पे हमें हमें लगता है कि ये जो विचारधारा है वो हमारे लिए काम नहीं कर रही है, महिलाओं के लिए काम नहीं कर रही है। क्या लव जिहाद भी इसी कॉन्टेक्स्ट में देखती हैं आप? बिल्कुल। अ, जंतर मंतर पे कोई भी प्रोटेस्ट होता है महिलाओं को लेके, चाहे जो पिंक टिकट जो रेखा गुप्ता ने बंद कर दिया और उस पे वो कहती हैं देवी बस चला रहे हैं, वो कुछ जगहों पे चलता है। और जो ज़्यादातर जो मज़दूर तबका होता है वो बाहर से पलायन करके यहाँ पे आता है और वो दूर दराज के इलाकों में नजफगढ़, बवाना, ये इन सब जगह पे रह रहे होते हैं। उनको चाहिए टिकट कि वो आए अपना काम करें, उनका ट्रांसपोर्टेशन में पैसा ना लगे। जब वो स- पहले तो हमें इससे पता चलता है कि वो किन महिलाओं के लिए काम कर रही हैं। जब वो महिलाएं आती हैं इस पे प्रोटेस्ट करने, आवाज़ उठाने, तो फिर लव जिहाद पे एक प्रोटेस्ट वहाँ पे रख दिया जाता है। या कल उन्नाव की पीड़िता के लिए जो प्रोटेस्ट था उस समय भी लव जिहाद पे एक प्रोटेस्ट चल रहा था। ये कौन लोग हैं जो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आप कौन होते हो हमें बचाने के लिए। वो सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि अ, जो हमारी बेटियां होती हैं वो तो समझदार नहीं होती हैं, वो या उनके हाथों में फ़ोन चला जाता है तो अ, फ़ोन से बिगड़ जाती हैं, वो उन राजस्थान हरियाणा में अभी रोक लगाई है। हाँ। जी। और ये पूरा नैरेटिव यही है कि महिलाएं अपने बारे में नहीं सोच सकती हैं, उनके ऊपर कंट्रोल करो, वो कहाँ जा रही हैं, किसके साथ रह रही हैं, उनकी दोस्ती किस महिला के साथ दोस्ती हो रही है ये भी आपको अब देखना है। तो पूरा स्कूल खुद छोड़ने जाओ, कहीं अकेले मत छोड़ो, पूरा एक नज़र रखो उस पे। यही पूरा। और मैं पहले अ, भी लड़कियां अगर कहीं जाती भी थी तो छोटा भाई साथ में लगा दिया जाता था हाँ, कि ये नज़र रखेगा, पूरी खबर देगा। तो ये पूरा नैरेटिव जो पुश किया जा रहा है इसमें बहुत, एक तो इस्लामोफोबिया के साथ साथ जो पूरा पेट्रियार्की है, उस पेट्रियार्की को इनका जैसे एक पंथ दो काज हो जा रहा है कि महिलाओं को घर के अंदर लेके जाओ, तो इससे ये पूंजी, सारा हिंदुत्व प्रोजेक्ट का हिस्सा है। बेशक हिंदुत्व, और वो उसमें पूरा जो पूंजीवाद है, क्योंकि पूंजीवाद के लिए भी फैमिली स्ट्रक्चर का बरकरार रहना बहुत ज़रूरी है। पूंजीवाद के लिए ज़रूरी है कि घर में एक महिला हो जो फ्री लेबर प्रोवाइड करे। तो ये पूरा उनका एक हिंदुत्व का और कैपिटलिज्म का और इम्पीरियलिज्म का एक खूबसूरत सा इन लोग का अपने लिए गठजोड़ बन चुका है, जो हमारे लिए बहुत अगली साबित हो रहा है। और लेकिन इसमें मैं ये भी जोड़ना चाहूँगी कि ये जो पूरा 1957 से जो उसके बाद से जो पूरा हिंदू नेशनलिज्म जागता है, अ, बनारस से आती हूँ मैं, नागरी प्रचारिणी सभा वहाँ पे, और हिंदू हिंदी हिंदुस्तान वहाँ से आता है। और उस समय जो पूरा एक हिंदी पत्रिकाएं छप रही हैं उसमें, चांद पत्रिका और ये सारी पत्रिकाएं जो छप रही हैं, जो महिलाओं के लिए, तो उसमें भी आप देखेंगे तो चांद बहुत मशहूर पत्रिका रही है आज़ादी हाँ, के दिनों में। हाँ। और उसके चांद के बहुत सारे फांसी अंक हैं, अछूत अंक हैं, बहुत चर्चित रहे हैं। मतलब वो प्रोग्रेसिव मैगजीन थी। लेकिन अब पता नहीं वो किस चांद की बात कर रही मैं हैं आप। उसी चांद की जिसमें उनका नाम मुझे, राम रख सिंह सहगल ऐसे लोग हुआ करते थे। लेकिन आप उस समय भी जो पढ़ेंगे उसमें विमेन एम्पावरमेंट का जो भी सोच है वो बहुत ही कम्युनल तरीके से आता है। उसमें महिलाओं को पढ़ना चाहिए, महिलाओं को नौकरी करने देना चाहिए, या चाइल्ड मैरिज क्यों नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही एक पतिव्रता धर्म का पालन में, अगर जैसे अगर मुझे कोई भी एक नैरेटिव देना है कि महिलाओं को चाइल्ड मैरिज नहीं होना चाहिए, तो अगर मैं ये साबित कर दूं कि अगर उस लड़की का बाल विवाह नहीं होता है तो वो पतिव्रता धर्म बेहतर तरीके से पालन कर पाएगी, तो उस वो ठीक है। अगर वो पढ़ती लिखती है तो वो पतिव्रता धर्म का पालन अच्छे से कर पाएगी, अपने पति की सेवा कर पाएगी, पति से एक्सटेंड होके परिवार की सेवा कर पाएगी, और परिवार से एक्सटेंड होके राष्ट्र की सेवा कर माँ पाएगी। पढ़ेगी तो बच्चे पढ़ेंगे। हाँ, तो ये पूरा
जो आज भी जो महिलाओं पे पॉलिसी बनती है वो ये महिलाओं को के लिए अपने आप में पॉलिसी नहीं बनती है। एक महिलाओं के अगर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है या फिर मिनिस्ट्री ऑफ मदर एंड चाइल्ड विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर, तो उसमें वो फ्यूचर जनरेशन को पैदा कर रही है। हेल्दी होगी तो फ्यूचर जनरेशन हेल्दी होगा, फ्यूचर जो लेबर फोर्स होगा वो हेल्दी होगा। पूरा महिलाओं को लेके यही डिस्कोर्स हमेशा से चला आ रहा है। और फिर जो ये हिंदुत्व डिस्कोर्स भी है कि बच्चे पैदा, किसके बच्चे पैदा कर रही है, या अगर विधवा विवाह कराओ, उस समय का विधवा विवाह कराओ, नहीं तो ये दूसरे धर्म के अब तो लोगों के हिंदू साथ। महिलाओं पर ये भी जोर दिया जा रहा है कि ज़्यादा बच्चे पैदा करो, हाँ, आबादी का मसला बना दिया गया। तो और ये अगर बहुत क्लोजली पढ़ा जाएगा तो ये उस समय की भी यही एंजाइटीज थी कि अगर विधवा जो है क्योंकि उसमें एक टर्म जो वो कहते हैं, राम रख सिंह सहगल, अगर मैं नाम गलत नहीं कह रही हूँ उनका, वो उस समय के बहुत प्रोग्रेसिव माने जाते हैं। फ्रांचेस्का ओर्सिनी उनके बारे में लिखते हैं, बहुत प्रोग्रेसिव हैं। तो वो एक टर्म देते हैं आपद धर्म, कि ऑल दो महिला का धर्म तो यही है कि वो एक पति से शादी करके उसके लिए पतिव्रता बनी रहे आजीवन, उसके मरणोपरांत भी वो उसी के बारे में सोचे वगैरह वगैरह। लेकिन अभी एक आपद धर्म का माहौल है जहाँ पे ये महिला जो है, जो विधवा महिला, क्योंकि उसको कोई और उसका पार्टनर नहीं बन रहा है, या मान लो उसको अपने घर में बहुत ही प्रताड़ना सहनी पड़ रही है, तो वो या तो क्रिश्चियन बन जा रही है, बपतिस्मा कर ले रही है, या कलमा पढ़ ले रही है। तो उससे बचाने के लिए अब ये आपद धर्म है कि महिला विधवा का विवाह होने देना चाहिए। तो ये पूरा उस समय से ये सोच आ रही है। और शायद जो फेमिनिस्ट मूवमेंट इंडिया में रहा है वो उस तरीके से, मतलब नीचे जो है, ऊपर शायद दिल्ली के सर्कल्स में उस तरीके से वो कायम हो चुका है कि महिला अपने आप में सिर्फ माँ बहन बेटी नहीं है, वो अपने आप में एक इंसान है। लेकिन आज भी घरों में ये नहीं पहुंचा है। आज भी पढ़ना लिखना या कोई भी चीज़ ये कि करवाना ज़रूरी है, पढ़ लेगी तो शादी अच्छी हो जाएगी, या ये सारी चीज़ें ही नैरेटिव है। या फिर गाँव में या सेवा भावना का बहुत वो था कि हिंदू स्त्री सेवा करती है तो देश की सेवा करना, इसलिए नेशनल मूवमेंट ज्वाइन करो। ये सारे नैरेटिव वहाँ से आ रहे हैं। तो वो कम्यूनल कास्टिस्ट और एक तरह से वुमेन का एक पर्टिकुलर मदरहुड वाला रोल को लेके वो नैरेटिव उधर से आ रहा है उसको, और हिंदुत्व उसने उसको बहुत अच्छे से एप्रोप्रिएट करके, और फिर वहाँ से कैपिटलिज्म ने, मार्केट फोर्सेस ने 91 से एप्रोप्रिएट करके आज हम यहाँ पर हैं। थोड़ा सा विषय बदलते हैं, पॉलिटिक्स। आप पॉलिटिक्स कर रही हैं, आपके घर वालों को ये पसंद है क्या? दे आर नॉट मतलब मैं कंफर्टेबल। इसलिए बोल रहा हूँ कि ये एक नैरेटिव पूरे देश में बना हुआ है कि जेएनयू में लोग पॉलिटिक्स करने क्यों जाते हैं? हाँ, वो देश का पैसा बर्बाद कर रहे हैं, टैक्स पेयर्स पैसा देते हैं, ये लोग राजनीति करते हैं, ये तमाम तर्क दिए जाते हैं। अ, पहले तो हाँ, मेरे पेरेंट्स बहुत कंफर्टेबल नहीं हैं इसको लेकर। इनफैक्ट इलेक्शन तक मैंने नहीं बताया था, क्योंकि मुझे पता था कि वो उसके फेवर में नहीं होंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स बहुत ही इनसिक्योरिटी आती बाय है। द वे, आपके फादर डिफेंस में हैं, रिटायर हो गए हैं। रिटायर हो हाँ। चुके हैं जी। और हाँ, फिर वो जेएनयू वाला एक जो कहते कि जेएनयू के लोग टैक्स पेयर्स का पैसा खर्च कर रहे हैं वगैरह वगैरह। हर यूनिवर्सिटी में तो पहली बात यूनियन होना चाहिए। कई यूनिवर्सिटीज़ में यूनियन है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में यूनियन है, और बीएचयू में हुआ करता था एक समय पे। अभी अभी पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स लड़ रहे थे, लड़के जीत भी हासिल की उन्होंने अपने सेनेट के लिए। तो पहली बात कि ये कुछ अनोखी चीज़ नहीं है जेएनयू की। जेएनयू दिल्ली में है, और हाँ, वहाँ पे एक स्ट्रगल रहा है। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से के बरक्स जेएनयू की पॉलिटिक्स देखें, जितना पैसा दिल्ली यूनिवर्सिटी में खर्च होता है या कैंडिडेट्स खर्च करते हैं, या फिर अगर आप एक पर्टिकुलर प्रिविलेज्ड, इकोनॉमिकली प्रिविलेज जगह से नहीं आते हैं,
आप नहीं लड़ सकते वहाँ का इलेक्शन, या नहीं लड़के जीत सकते। जेएनयू में ऐसा नहीं है। और जेएनयू की जो पढ़ाई है उसकी पॉलिटिक्स पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। और टैक्स पेयर का पैसा कौन खर्च कर रहा है? रेखा गुप्ता हम लोग को क्रैकर्स बर्स्ट करने के लिए बोलती हैं कि अरे सनातनी सरकार है, चलो कुछ नहीं होता पोल्यूशन। खुद 15 लाख का एयर प्योरीफायर अपने ऑफिस में लगाती है। उससे निकल कर देखें वो। और ये स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। आपको मैं बता दूं कि इतने प्रोपेगेंडा के बावजूद स्टूडेंट्स जेएनयू आते हैं, बहुत सपने लेकर आते हैं, और वो बिल्कुल इसी पॉलिटिक्स में एंगेज होने आते हैं। और पॉलिटिक्स का ही नतीजा है कि देश आज़ाद हुआ। पॉलिटिक्स का नतीजा है कि महिलाएं पढ़ पाती हैं। हमसे पहले कुछ लोगों ने पॉलिटिक्स की है तो आज हम यहाँ बैठे हैं। तो पॉलिटिक्स की परिभाषा, वो लोग जो कह रहे हैं टैक्स पेयर्स का पैसा खर्च होता है, वो पॉलिटिक्स को क्या समझते हैं, शायद हमारी परिभाषा उससे अलग है। हमारी परिभाषा ये कि अगर पॉलिटिक्स नहीं होगा तो लोग अपनी आवाज़ नहीं उठा पाएंगे। और जब तक इंसान रहेंगे, इंसानों का समाज रहेगा, एक दूसरे से बात करेंगे, तो पॉलिटिक्स एक होती ओवरऑल रहेगी। पॉलिटिक्स को तो लोग मानते हैं कि वो ज़रूरी है, लेकिन छात्र राजनीति क्यों ज़रूरी है? क्या ये ज़रूरी है कि भविष्य की राजनीति बेहतर हो, इसलिए छात्रों का एंगेजमेंट पॉलिटिक्स से हो, वो पॉलिटिक्स को लर्न करें और विश्वविद्यालय इसके लिए अच्छी जगह हो सकती है? या पॉलिटिक्स की वजह से विश्वविद्यालयों में जो एकेडमिक्स एक्टिविटी है वो प्रभावित होती है? बहुत अटपटा सा लगता है कि भगत सिंह के देश में लोग छात्र राजनीति पे सवाल उठाते हैं। वो आइकन रहे, इनफैक्ट इतना यहाँ तक कि जो हिंदुत्व फोर्सेस हैं वो उनको अप्रोप्रिएट करने में लगे हुए हैं और करते हैं। और भगत सिंह को एक तरह से जिस इमेज में दिखाया जाता है कि एंग्री यंग मैन, लेकिन लोग भूल जाते हैं वो उनके टेक्स्ट, उन्होंने कितनी बातें लिखी, कितने टेक्स्ट लिखे हैं, किस तरीके से उन्होंने अपने समय की पॉलिटिक्स के साथ एंगेज किया है, और आज की पॉलिटिक्स के बारे में, और उस समय फ्यूचर क्या होना चाहिए इंडिया का, एक अंडरस्टैंडिंग इंडिया के बारे में, आज़ाद भारत के बारे में उन्होंने वो सारी चीज़ें लिखी हैं। तो और सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, दुनिया भर में, देश भर में भी, इंडिया में भी यूथ का पॉलिटिकल एंगेजमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट रहा है यहाँ की राजनीति तय करने में। और दुनिया भर में, चाहे आप अमेरिका में देखें, चाहे आप यूरोप में देखें, स्टूडेंट्स का एंगेजमेंट, चाहे वर्कर्स के साथ, चाहे एंटी वॉर स्टैंड्स, वियतनाम, हमारे देश में इमरजेंसी के खिलाफ जो लड़ाई हाँ, लड़ी थी उसमें कितना इन्वॉल्वमेंट था बिहार और स्टूडेंट्स गुजरात से शुरू होता है पूरा वो धारा। या फिर साउथ इंडिया में तमिलनाडु में देखिए, जॉर्ज रेड्डी का बहुत नाम आता है, आंध्रा में, और हर जगह। क्या आपको लगता है कि क्योंकि ये पॉलिटिक्स जेएनयू की है, क्योंकि जेएनयू में लेफ्ट का वर्चस्व है, इसलिए इस दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्र राजनीति पर ये बातें नहीं होती हैं या किसी और यूनिवर्सिटी के बारे में नहीं होती हैं? जेएनयू को लेकर प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम छात्र राजनीति को लेकर नहीं है, प्रॉब्लम जेएनयू को लेकर। जी, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। वहाँ का आप देखिए कि वहाँ के कैंडिडेट्स जो हैं, मूवी स्टार्स और बड़े बड़े स्टार्स को लेकर आते हैं उनके प्रमोशन के लिए। जेएनयू में ये नहीं कर सकते आप। जेएनयू की पॉलिटिक्स एकदम रॉ पॉलिटिक्स है। वहाँ पे बिल्कुल आपका फसाड नहीं चलेगा। कैंपस है, वहाँ आपको हर कमरे में जाकर अपनी बात करनी होगी, हर एक स्टूडेंट से आपको मिलना होगा अपना। वहाँ कहते हैं जेएनयू पर्चा पोस्टर का पॉलिटिक्स होता है। वहाँ पे आपको पोस्टर्स लगाने होंगे, आपको पर्चा, हर एक बात पे आपका क्या स्टैंड है। अगर आप एक संगठन हैं, अगर आप कहीं से भी दावेदारी पेश करते हैं कैंपस पॉलिटिक्स में, तो आपको कोई भी देश दुनिया का कोई भी मुद्दा चल रहा है, आप इग्नोर नहीं कर सकते। आपको बोलना होगा कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। आपको हर जगह एंगेजमेंट अपनी दिखानी लेकिन अब होगी। तो एबीवी बहुत एक्टिव है, उसने बदला नहीं इस कल्चर को।
कोशिश उनकी बिल्कुल जारी है। इस इलेक्शन में उन्होंने पता नहीं कितने लाख की दारू की बोतलें और पिज़्ज़ा जो है बांटा था, लेकिन फिर भी वही है कि अभी तक सस्टेन इसलिए हम कर पा रहे हैं, अभी तक वहाँ पे हैं, क्योंकि वो पॉलिटिक्स सिर्फ ऊपरी पॉलिटिक्स नहीं होती है, पैसे की पॉलिटिक्स नहीं होती है। वही दोहराती हूँ कि आपको हर कमरे में जाके सवालों का जवाब देना पड़ता है। और अभी भी जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, चाहे दुनिया भर के लोग जिनको पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है, कितना भी बोल लें, कितना भी गाली दे लें, लेकिन आज भी जो छात्र आते हैं CUET के भी द्वारा, सवाल रहता है उनके मन में। वो प्रोफेसर्स, जो प्रोग्रेसिव प्रोफेसर्स रहते हैं, उनके क्लासेस में बैठते हैं, सवाल करते हैं, एंगेज करते हैं, और बाहर भी टॉक्स वगैरह होते हैं, उसमें बैठते हैं, सवाल करते हैं। आप उनके कमरों में जाओगे तो ये सारे सवाल कि आप लोग अभी तो एकदम से वो लोग जो शायद स्कूलों में होंगे, बहुत छोटे होंगे, जो जब 2016 में एक तरह से अटैक हुआ था, शुरू हुआ था JNU पे, तो पूछते हैं टुकड़े टुकड़े गैंग के बारे में कि बताइए इस पे आपकी क्या राय है, या फिर हर एक सवाल जो उनको लगता है पूछा जाना चाहिए, और अंधा वो विश्वास नहीं है उन पे कि अ, बस बिना सोचे बिना समझे किसी बात को मान ले। आपको एकदम हर सवाल का जवाब लेके जाना होगा, डेटा लेके जाना होगा कि ऐसा है, ऐसा नहीं है। तो इस वजह से, सवालों की वजह से आज भी लेफ्ट की पॉलिटिक्स वहाँ पे जिंदा है, क्योंकि सवाल और क्रिटिसिज्म अपने एकदम हाइट पे रहता है JNU में, और वही क्रिटिसिज्म, वही सवालों का पूरा सिलसिला जो है लेफ्ट की पॉलिटिक्स को बनाए रखता है। कैंपस कल्चर इस बीच में या कैंपस पॉलिटिक्स कितनी बदली है? ABVP बहुत एग्रेसिव हुई है, कई वायलेंस हुए हैं, हॉस्टल्स में घुसकर मारा गया है, पुलिस ने उनको प्रोटेक्शन दिया है जिन्होंने इस तरह के हमले किए हैं। हाँ, कितना बदल गया है? बहुत ज़्यादा। आप देखें, पूरे तरीके से कंट्रोल और पूरा कॉन्सेंट्रेटेड जो है एफर्ट लगाया जा रहा है JNU को बदलने के लिए। चाहे फंड कट की बात हो, फंड्स नहीं दिए जा रहे हैं एकदम सोचे समझे तरीके पे, आप पंखे गिर जा रहे हैं स्टूडेंट्स पे, छत गिर जा रही है, और आप जाएं तो बोला जाएगा फंड्स नहीं है। उसके बाद रिक्रूटमेंट्स ऐसे हो रहे हैं कि स्टूडेंट्स, BA में जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, MA में जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, उनको भी समझ में आ जा रहा है, क्लासेस नहीं करने का मन होता है उनको, और क्लासेस नहीं करने का मन होता है तो रिक्रूटमेंट ऑफ द टीचर्स यस, किसी खास बैकग्राउंड के हैं। पॉलिटिकली मोटिवेटेड RSS बैक्ड प्रोफेसर्स आ रहे हैं, जिनको, जो स्टूडेंट्स को क्लासेस में धमकियां भी देते हैं कि आप ज़्यादा एक्टिविज्म करेंगे, ज़्यादा क्रांति को हमें चप्पल से उतारना आता है। ये भाषा का प्रयोग किया जाता है। महिलाओं पे टिप्पणियाँ कि क्या ज़रूरत है लड़कियों को 10 बजे अपने कमरे से निकलने की। हमें भी पता है कि लड़कियां 10 बजे के बाद क्यों निकलती हैं कमरों से। कर्फ्यू टाइमिंग लगाने की बार बार कोशिश करना कि एक बातचीत, मतलब कैंपस में JNU में ये दौर रहता है, 2 बजे 3 बजे तक स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, 1 बजे तक पढ़ते हैं, ढाबे पे आके चाय पीते हैं, फिर जाते हैं अपने कमरों में सोने। तो ये चीज़ ख़त्म करने की कोशिश की जाती है, क्योंकि आप जो भी पढ़ते हैं उसको आप अपने 5 दोस्तों के साथ आप बात करते हैं, एंगेज करते हैं, वो चीज़ नहीं चाहिए उनको। इनको चाहिए कि वही है कि BA के स्टूडेंट्स NAP द्वारा या FYUP द्वारा उनको थोड़ा ये पढ़ लो, थोड़ा ये पढ़ लो, किसी भी चीज़ में स्पेशलाइजेशन नहीं होना चाहिए। प्रॉपर एक चीप लेबर का प्रोडक्शन करने का मशीन हमारे यूनिवर्सिटीज़ को बनाने की कोशिश की जा रही है, और उसमें ऐसे प्रोफेसर्स लाए जा रहे हैं जिनका कोई इंटेंशन नहीं है स्टूडेंट्स को सोचने, क्रिटिकली एंगेज करने का, एक तौर सिखाना। हमारे प्रोफेसर्स ऐसे भी रहे हैं जो क्लास में, जिनका इंटेंशन ये होता था कि स्टूडेंट्स को बुलवाना कि आप बोलिए, वो जो चीज़ सोच रहे हैं, अगर स्टूडेंट्स वो चीज़ नहीं सोच रहे हैं, अच्छा आपको नहीं लगता,
ओके, मुझे ये लगता है इस वजह से। आप बताइए क्यों नहीं आपको ऐसा लगता है? अब वो एक तरफा हमारे एक प्रोफेसर हैं, वो सुनेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा। देशभक्ति और देश प्रेम, हम लोग देश प्रेम नहीं करते हैं, क्योंकि देश प्रेम में प्रेम जो है रेसिप्रोकल रिलेशन होता है, वो वेस्टर्नर्स करते हैं कि वो ड्यूटीज़ के साथ फिर राइट्स भी डिमांड करते हैं। जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है वहाँ देशभक्ति होती है, जो एक तरफा होता है। आप फुल सरेंडर करिए, आप सवाल मत पूछिए। तो वो पूरा, चाहे सेमिनार्स हैं, किन सेमिनार्स को फंड्स मिल रहे हैं, प्रॉपर पूरे हिंदुत्व एजेंडा को प्रोपगेट करने वाले ही सेमिनार्स, स्टूडेंट्स जो है कन्वेंशन सेंटर को बुक कराना चाहते हैं, कोई सुनवाई नहीं है, आपसे पैसा लिया जाएगा। लेकिन लगातार इस्कॉन, जबकि आप जेएनयू की वेबसाइट पे जाइए, उसमें जो बुकिंग के रूल्स लिखे हैं उसमें शायद थर्ड सेंटेंस ये कहता है कि किसी भी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन को या पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को कन्वेंशन सेंटर नहीं दिया जा सकता है। लेकिन इस्कॉन लगातार वहाँ पे अपने प्रोग्राम्स कराता है हमारे आईएचए के साथ कोऑर्डिनेशन में। उसी के साथ साथ इस्कॉन के कुछ लोग आके हमारे सड़कों पे खड़े होकर गीता बांट रहे होते हैं। आप बस फर्ज करिए कि वहाँ किसी और धर्म का इंसान किसी और धर्म की किताब वहाँ पे बांट रहा होता तो क्या होता। तो ये चीज़ें कराई जा रही हैं। इस पे हमने वीसी को मेल लिखा, उनका कोई जवाब आपके नहीं आता। कैंपस में तो टैंक लगाने की बात हो रही थी। उनकी मामी डाला ने ये बोला था ये बात। हाँ, उनका बस, अभी जामिया की बात करें वहाँ पे भी उनका बस चले, तो उन्हें पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं है, उनको नहीं पढ़ने देना है स्टूडेंट्स को, उनको बस डिग्रियाँ बांटनी है, नौकरियाँ देनी है। वो नौकरियाँ जहाँ सुबह एक काम करे, शाम को एक काम करे, 3-4 नौकरी करके पढ़ने का अफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी ख़त्म करना है, ये सारा काम करना है। अगर आप एक्टिविज़्म करते हैं, अगर आप आवाज़ उठाते हैं, आपको एडमिशन नहीं दिया जाएगा। आप एबीवीपी के हैं, आपको तुरंत एडमिशन मिलेगा पीएचडी में। एडमिशन का क्राइटेरिया ही बदल दिया गया। क्राइटेरिया बदलने की कोशिश की जा रही है। अभी जो है मेरी इस प्रोफेसर से बात हो गई है वाली बात होती है। लेकिन हाँ, जो यूजीसी नेट के द्वारा अब एडमिशन कंपलसरी किया गया है, उसमें ये है कि परसेंटाइल के तौर पे पहले जेएनयू ई होता था, जिसमें जो है 70% जो है आपके रिटन के मार्क्स लिए जाते थे, 30% जो है वो आपके इंटरव्यू के होते थे। उस पे भी छात्रों की ये डिमांड रही है कि नाफे कमेटी की रिपोर्ट आए कि 15% ही सिर्फ होना चाहिए इंटरव्यू या वाइवा वो से। अभी क्या किया जा रहा है, परसेंटाइल लिया जा रहा है, ये बोल के कि इंटरडिसिप्लिनरी तौर है हमारा। तो एक ही, जैसे मेरा सेंटर है उसमें इंटरडिसिप्लिनरी है, वो सोशियोलॉजी का स्टूडेंट, पॉल साइंस का स्टूडेंट, इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट अगर अप्लाई करते हैं तो उसमें परसेंटाइल जो है वो उनको स्टैंडर्डाइज कर देगा। उसमें क्या होता है, अगर किसी स्टूडेंट का 100 में से 90 आता है, किसी का 100 में से 70 आता है, परसेंटाइल हो जाएगा, तो उसमें दोनों में बिल्कुल गैप नहीं होगा। और पहले ये होता था कि भले ही कई स्टूडेंट्स का, कई जो एक्टिविस्ट होते थे, कितना भी कम इंटरव्यू में मार्क्स दिया जाए, उनका रिटन में इतना अच्छा होता था कि उनका एडमिशन हो जाता था। अब परसेंटाइल है तो इतना कम गैप है कि आराम से किसी को 25 दे देंगे, किसी को 5 दे देंगे जी, अपनी मर्जी से, और वो बिल्कुल उनके जो फेवरेट होंगे, उनके आइडियोलॉजी के होंगे, उनका एडमिशन होगा, बाकियों का नहीं होगा। मतलब बिना संविधान बदले हिंदुत्व कैसे लाया जाए, ये जेएनयू में हो रहा है। चल रहा है। हाँ। ये बताइए कि ये जो वायलेंस वहाँ घुसी है, उसने कितना बदला है कैंपस को? क्या लेफ्ट के लोग चौकन्ने हो गए हैं? एक भय भी पैदा हुआ है कि क्या पता कब दिल्ली पुलिस के साथ एबीवीपी के लोग आएंगे और शुरू कर देंगे? वायलेंस पे मैं ये कहूँगी कि ये मेरा ऑब्जर्वेशन है कि आप एबीवीपी के थ्रू आते हो, एडमिशन लेते हो पीएचडी वगैरह में, या फिर आपको लेना होता है, तो ये इस तरीके से है कि आप कितनी हिंसा कर सकते हो, कितना
कितने कितने डिग्री के होलीगन हो आप, उस पे फिर आपको आगे नौकरी भी लेनी है। तो ये एक परफॉर्मेंस भी रहता है कि आप कितने बड़े गुंडे हो, आपकी गुंडागर्दी की आपको इनाम दी जाती है। आप हमारा यूनियन ऑफिस देखेंगे, पिछले इलेक्शन में उसका दरवाज़ा तोड़ दिया गया। इस तरीके की गुंडागर्दी होती है और उस पर कोई सुनवाई नहीं है। कोई एक तरीके से एक शर्मिंदगी भी नहीं है कि गुंडे जो हैं आपके संगठन के फेस हैं। भय का माहौल नहीं, भय का माहौल नहीं रहता है, ये नहीं कहेंगे। हाँ, एक फ्रस्ट्रेशन रहता है कि हम यहाँ पर पढ़ने लिखने आए हैं, बातचीत करने आए हैं। पॉलिटिक्स में यही होना चाहिए, डिस्कोर्स होना चाहिए, एंगेजमेंट होना चाहिए। आप लेकिन आपके पास कुछ कहने के लिए नहीं है, तो आप हाथ उठाओगे लोगों पे। आप अ, हमारे पिछले यूनियन के जो प्रेसिडेंट रहे हैं, जनरल सेक्रेटरी जो थी, वो एक मुस्लिम थी। जो हमारी वाइस प्रेसिडेंट थी, वो एक दलित महिला थी। उनको किस तरीके से घेर कर उनको ये कहा जाता है, हमारे प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट को, कि तुम लोग अरे तुम लोग तो वही मंडल वाले हो, तुम लोग तो वही रिजर्वेशन वाले हो। हमारे प्रेसिडेंट को कहा जाता है कि अच्छा ज़रा पैलेस्टीन को नक्शे पे दिखाओ, तो आता है तुमको। तो ये बातें कैमरा पे कहते हैं वो लोग। प्रेसिडेंट को मारा जाता है। हमारी जनरल सेक्रेटरी को ये कहा जाता है कि जाओ जाओ पाकिस्तान में नजीब को ढूंढो। नजीब वो हमारे स्टूडेंट रहे जिनको फोर्सफुली ये एबीवीपी के लोग गायब करते हैं, और आज भी उनकी अम्मी जो है लड़ रही हैं उनको ढूंढने के लिए। और आपको मैं बता दूं कि अभी ये बिल्कुल ये कायम हुआ है, कोर्ट ने जवाब मांगा है सीबीआई से कि जो जो कल्प्रिट्स हैं, और सबको पता है कौन कल्प्रिट्स हैं, फिर मैं दोहराती हूँ कि उनको इनाम दिया जाता है। आप कितनी गुंडागर्दी कर सकते हैं, इसका इनाम मिलता है आपको। और ये साबित किया है जो लोग लड़ रहे हैं, उन्होंने ये एक टेक्नीशियन को वो ले गए और ये साबित किया कि सीबीआई कहती है कि उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि उन लोगों का फ़ोन खोल पाएँ, वो लोग फ़ोन देख पाएँ, फ़ोन की जांच कर पाएँ। ये हमारी एजेंसियां हैं। टेक्नीशियन को ले जाया जाता है, कहा जाता है कि ऐसी मार्केट में ऐसी टेक्नोलॉजी उपलब्ध है। अभी कोर्ट ने ये मांगा है जवाब सीबीआई से, और कोर्ट ने ये कह दिया है कि सीबीआई ने ये काम किया है कि सीबीआई ने पूरी तरीके से जांच में जो है धांधली की है। तो ऐसे लोग हमारे कैंपस में रह रहे हैं। तो हाँ, हम ये कहेंगे जब कि जो भी मार्जिनलाइज तबके से लोग आते हैं, बिल्कुल जेएनयू उनको जगह देता है कि वहाँ पे उन लोगों ने जेएनयू को बनाया है और वो लोग लड़ रहे हैं। ये जो डर का माहौल पैदा करना चाह रहे हैं, उसके खिलाफ उनकी लड़ाई है कि हम आपको अपना कैंपस नहीं छीनने देंगे, और वो लड़ाई जारी रहेगी। ये लेफ्ट की पॉलिटिक्स पिछले कुछ समय में किस तरह से बदली है? पहले जो मार्जिनलाइज तबके हैं उनमें से खास तौर से मैं कास्ट की बात कर रहा हूँ, वो शायद लेफ्ट की पॉलिटिक्स में उतना बड़ा हिस्सा नहीं थे, लेकिन इधर चेंज हुआ है। उधर बापसा भी बहुत एक्टिव हुई है और एबीपी का भी वोट शेयर बढ़ रहा है। ये क्या चेंज है वहाँ पर? मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखती हूँ कि लेफ़्ट की पॉलिटिक्स में हिस्सेदारी नहीं थी। जो मार्जिनलाइज्ड तबके से, कास्ट से लोग आते हैं, हमेशा रही है। चाहे आप चाहे आप बाहर की पॉलिटिक्स में देखें, चाहे कैंपस की पॉलिटिक्स में देखें। और हाँ, बापसा भी एक पॉलिटिकल फोर्स है कैंपस में। और एबीवीपी का बढ़ना, उस पे हम बिल्कुल हमारे लिए सोचने की बात होती है कि किस तरीके से, और बिल्कुल हम इसको एक तरीके से अपने चैलेंज के तौर पे देखते हैं कि हमें और ज़्यादा जो है लोगों तक पहुंचने की ज़रूरत है, स्टूडेंट्स तक पहुंचने की ज़रूरत है कि क्या नैरेटिव्स हमसे छूट जा रहे हैं, जिन पे हम बात नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन एक और चीज़ ये भी है कि एक पूरा
जो सिस्टम उनके साथ लगा हुआ है, हमारे साथ वो नहीं है। चाहे आप जो स्पेसेस की बात करें हम, कि हमको क्या स्पेसेस कैंपस में मिल रहे हैं जिन पे हम अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपनी आइडियोलॉजी की बात कर पाएँ। छोटी सी बात, इंटरनल कमिटी में थी मैं, मुझे एक डिसेबिलिटी और सेक्सुअलिटी पे एक वर्कशॉप कराना था। एक स्कूल में जाते हैं, कमिटी रूम मांगते हैं उनका, तो हमसे कह दिया जाता है कि 2 महीने के लिए बुक्ड है। और वहाँ के स्टूडेंट्स ही मुझे कहते हैं कि वहाँ पे संघ का कार्यक्रम चलता रहता है, एबीवीपी का कार्यक्रम चलता रहता है, लेकिन हमारे लिए वो 2 महीने के लिए बुक्ड है। फिर हम कहते हैं कि कोई बात नहीं, हम नीचे करा लेंगे ज़मीन पे। तो ये उस सेंटर के काउंसलर को धमकी दी जाती है कि आप पे इंक्वायरी करके फाइन करा दिया जाएगा अगर यहाँ पे प्रोग्राम होता है तो। बेसिक चीज़ें। तो ये कैंपस की पॉलिटिक्स में ये चेंजेस आए कि अब हमें उसमें नेविगेट करना पड़ रहा है पूरे। हम कोई भी बात करते हैं, कोई भी प्रोटेस्ट करते हैं, उस पे फाइन लग जाता है। और जो अगर आप बिल्कुल जाके सवाल उठाते हैं डीओएस पे, अपने यूनियन के लिए लड़ रहे हैं, अपने हॉस्टल के लिए लड़ रहे हैं, तुरंत फाइन। रिपोर्ट भी आई थी कि पता नहीं कितने लाख, 18 लाख शायद 6 साल में इकट्ठा किए गए हैं फाइन से। तो ये चेंजेस आए हैं, और इसमें इस पूरे फाइनेंशियल असॉल्ट पे भी, कि फाइनेंशियल या स्पेस का जो हमसे छीना जा रहा है, उसके बीच में फिर अब हमें नेविगेट करना है। और हर वक्त एक नई लड़ाई। अभी आप एक लड़ाई लड़ रहे हैं, ये लोग पूरा एक तरीके से, चाहे आपके फंड को लेके, चाहे आपके कैंपस की जो नेचर को लेकर, तुरंत हर वक्त बदलने की कोशिश की जा रही है। हर वक्त आप पे एक नया अटैक किया जा रहा है स्टूडेंट्स पे। तो एक बिल्कुल इसके लिए हमें साथ में आके बैठ के पूरा बढ़िया रोड मैप बनाना पड़ेगा। इनसे एक लंबी लड़ाई लड़नी ही है हमें। और जो आपका सवाल, जिस पे मैंने कहा कि लेफ्ट की जो पूरी, बाहर भी देखें, चाहे माले की पॉलिटिक्स देखें, तो वो हमेशा से जो है मार्जिनलाइज तबकों की ही, चाहे लेफ्ट की पूरी ताकत ही वही रही है कि सामंतवाद के खिलाफ लड़ना है। और उसमें लेफ्ट की ही एक आइडियोलॉजी के तहत, जो हम कॉन्ट्रडिक्शन समझते हैं इस समय एडमिनिस्ट्रेशन के तहत, कि उनको हम पे क्या थोपना है, हर चीज़ पे उनको हम पे फाइन लगाना है। या आप पानी की बात करने भी जाएंगे तो वीसी कहती है कि जितनी फीस देते हो उतने में इतना ही मिलेगा। या संघ से रिक्रूटेड जो प्रोफेसर्स आते हैं वो भी कहते हैं कि तुम लोग फ्री में पढ़ते हो, एक बार नहीं 5-5 बार, अरे तुम लोग फ्री में पढ़ते हो, फ्री में पढ़ते हो। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन लेफ्ट समझता है कि हमारे स्पेसेस जो है हमसे जब छीनने की कोशिश की जा रही है, तो वो असॉल्ट किस पे हो रहा है। फिर वही हम वापस जाते हैं कि किस तरीके से वही मनुवादी सोच। क्या आपको कोई खतरा दिख रहा है कि जेएनयू का प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, या उसके स्पेस को, जो इतना बड़ा कैंपस है, उस पर किसी तरह का कब्जा होगा आने वाले समय में कारपोरेट का? इस तरह की बातें भी हाँ, सुनने में आती रहती। हाँ, बिल्कुल उनकी कोशिश यही है कि चीज़ों को बेचा जाए। अभी हमारा गेस्ट हाउस है गोमती का, शहर के बीचों बीच, बहुत ही एक तरीके से हेरिटेज है जेएनयू का। पिछले साल भी, इस साल भी वीसी ने अपने मन से एक कमेटी बना लेती हैं वो, और बिना बताए, बिना एग्जेक्टिव काउंसिल को बताए, किसी से भी मशवरा किए बिना, हमेशा कोशिश करती हैं कि वो उसको बेच दें, उससे उनका पैसा आए और उनका खुद का एक करियर भी चमके। लेकिन ये असॉल्ट सिर्फ जेएनयू में नहीं है, ये हर यूनिवर्सिटी पर है, हर तरीके के पब्लिक जो है। क्योंकि जैसे मैं, आई डोंट नो मैं क्या पढ़ रही थी उसमें, अगर हम फिर जाएं अंबेडकर की बात पे, तो ये जो कैपिटलिज्म है बहुत अच्छे से मर्ज हो जाता है जो ये सामंतवाद और ये जो पूरा मनुवाद है उसके साथ, कि कोई भी चीज़ पब्लिक नहीं होनी चाहिए,
कोई भी चीज़ सब इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ये उनकी विचारधारा से आती है, जो कैपिटलिज़्म को भी बहुत फ़ायदा देती है कि कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ सबका स्पेस है, कि आपके पास जेएनयू में आपके पास बिल्कुल पैसा नहीं है, तो भी आप वहाँ रह सकते हैं। और आज भी लोग सवाल करते हैं ना कि क्यों ये लोग इतना पॉलिटिक्स में रहते हैं? अ, क्योंकि जिन लोगों को आप कह रहे हैं कि अरे फ्री में पढ़ते हैं, फ्री में पढ़ते हैं, उनको एक्चुअली में जेएनयू से प्यार है। उनको एक्चुअली में लगता है कि जेएनयू उनकी जगह है और उनको जेएनयू को बचाने के लिए उससे लड़ना है। जेएनयू ने उनको एक स्पेस दिया है बात रखने का, अपनी पॉलिटिक्स करने का, उनको उनकी बात का वैल्यू होने का। तो आज हर चाहे पंजाब यूनिवर्सिटी में आप देखिए, ये सारे यूनियन का जो अधिकार है वो छीना इसलिए जा रहा है क्योंकि ताकि जब वो अपनी पॉलिसीज़, उनको पता है कि उनकी पॉलिसी स्टूडेंट्स के हक में नहीं है और स्टूडेंट्स उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, तो जब वो थोपेंगे तो यूनियन रहेगा तो उसके खिलाफ लड़ेगा। इसीलिए जब ये सारी पॉलिसीज़ आती हैं, वो हमें साथ में देखना है कि प्राइवेटाइजेशन करना है तो यूनियन को सबसे पहले ख़त्म करना होगा। अभी आपने 2016 की बात की थी, एक टर्निंग पॉइंट माना जा सकता है जेएनयू के लिहाज से। उसको आज कैसे देखते हैं? वो जो कन्हैया कुमार, उमर खालिद वगैरह का दौर था, इसने एकदम से जेएनयू पर फोकस ला दिया था पूरे देश का, और एक भयानक दृश्य हम सब ने उस दौरान देखा था, और उनके नारों को किस तरह से तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। मतलब आज़ादी एक इतना खूबसूरत वर्ड है, लेकिन उसको इस कदर बदनाम कर दिया गया कि आप आज़ादी बोल रहे हैं मतलब अपराध कर रहे हैं। तो मुझे ये बताइए कि आज की तारीख में उस दौर को कैसे कैंपस याद करता है, आप लोग कैसे देखते हैं? बहुत अनफॉर्चुनेट था क्योंकि तब पूरा प्रोपेगेंडा मेन स्ट्रीम मीडिया ने चलाया था जेएनयू के खिलाफ। कहाँ से कौन लोग घुसते हैं वहाँ पे, और एक डॉक्टर्ड वीडियो भी चलता है जहाँ पे ऐसे नारे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे वगैरह वगैरह। लोगों को ये समझना चाहिए कि वहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वो जितना एंगेज करते हैं और जितना अपने देश के बारे में सोचते हैं, अपने लोगों के बारे में सोचते हैं, उनके अधिकारों के बारे में सोचते हैं, बाहर कोई और ऐसा नहीं कर रहा है। तो जब मीडिया उनको और व्हाट्सएप मीडिया का पूरा उस समय, उससे पहले ही जियो आ चुका था, सबके हाथ में फ़ोन आ चुका था और वो एक मनोरंजन था, थ्रिलर था उस समय के लिए, लोगों के लिए। और उस समय स्टूडेंट्स को जेल में लेके जाते हैं। उसमें से आज भी हम देखते हैं कि उमर खालिद, जो कि उमर खालिद हैं, एक मुसलमान हैं, उनको जेल में आज तक रखा गया है। शर्जिल इमाम को, गुलफिशा फातिमा को, मीरान हैदर को। तो बहुत अनफॉर्चुनेट था कि लोग समझ नहीं पाए कि इनके खिलाफ जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं, जो एक डिसेंट की वॉइस है, जो कि यूनिवर्सिटी में लोग पढ़ रहे हैं, तो आप कैसे ये उम्मीद कर रहे हैं कि वही भाषा बोलेंगे, वही बातें बोलेंगे जो बाहर लोग बोल रहे हैं। लोगों को अपने इतने सालों से एक यूनिवर्सिटी चल रही है या कोई भी यूनिवर्सिटी स्पेसेस में स्टूडेंट्स जो हैं वो बात अपनी रखते हैं और वो एक प्रोग्रेसिव बात भी रखते हैं, क्योंकि वो जब हमारे घरों में तमाम हमें स्टीरियोटाइप्स बताए जाते हैं, वो लोग जब यूनिवर्सिटी में जाते हैं स्टूडेंट्स, तो उनको समझ में आता है कि ये सब तो झूठ था। तो लोगों को लगता है कि यूनिवर्सिटी में लोग ऐसा क्या पढ़ा रहे हैं, कुछ नहीं पढ़ा रहे ऐसा। ये हो रहा है कि हम मिल रहे हैं, जिन लोगों के बारे में एक मिथक गढ़ा गया था उनसे हम मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, हम समझ रहे हैं कि किस तरीके से जो समाज एक बाहर काम करता है उसमें बदलाव की ज़रूरत है। और वो यूनिवर्सिटीज़ में हो रहा है, उसमें बहुत ही अनफॉर्चुनेट तरीके से ही देखा जाता है कि ये पूरा एक जेएनयू पे तब से एक असॉल्ट शुरू होता है और अभी तक ख़त्म नहीं होता है। अभी तक भी जेएनयू, हम कल उन्नाव की पीड़िता थी, उनके साथ जब हम प्रोटेस्ट से बैठते हैं, बहुत जगह से लोग आते हैं और वहाँ पे भी कुछ गोदी मीडिया के लोग आके अरे ये तो जेएनयू वाले हैं, या फिर गोदी मीडिया का रोल बहुत भयानक रहा इस पूरे बेशक एपिसोड में। एक चैनल के एक सो कॉल्ड पत्रकार ने कैसे वीडियो को डॉक्टर किया और उसमें टुकड़े टुकड़े
टुकड़े होंगे वगैरह वगैरह जोड़ा। मीडिया का रोल तभी से, बल्कि उसके पहले से जेएनयू के खिलाफ ऐसा रहा है और आज भी इसको वहाँ जेएनयू के लोग कैसे महसूस करते हैं कि मीडिया जेएनयू का दुश्मन है? देखिए, मीडिया कई तरीके से काम करता है। इंडिपेंडेंट मीडिया भी आजकल है जो कि हमारी आवाज़ को आगे ले जाने में हमारी मदद करते हैं। लेकिन हाँ, एक एक तरह से एक एप्रीहेंशन तो है ही। मेरा खुद मुझे बिल्कुल मन नहीं करता कि मैं ज़ी न्यूज़ या रिपब्लिक जैसे चैनलों से बात करूं। क्यों ही बात करना उनसे? आपको जो दिखाना है वो आप दिखाएंगे ही। मैं अपना वक्त क्यों बर्बाद करूं आपके साथ? आप वहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ नफ़रत की राजनीति करना है। और हम सोच भी नहीं पाते हैं कि आप किस तरीके से इतना फ़रेब कर लेते हैं। और 2000 मैं इस पे एक और बात कहना चाहूँगी जेएनयू को लेकर। बीएचयू में तब मैं थी, बीए कर रही थी, बीए की स्टूडेंट थी जब ये सब जेएनयू में हो रहा था। 2017 में सितंबर में तब वहाँ पे स्टूडेंट्स का, महिलाओं का एक आंदोलन हुआ था। तो एक रवीश कुमार के साथ एक वीडियो है उनका, हम उस समय वीसी थे, जीसी त्रिपाठी। तो वो कहते हैं कि ये हमारी लड़कियां नहीं हैं, ये जेएनयू से आई हैं, ये दिल्ली से आई हैं। तो उस समय जेएनयू का, तो इसमें मुझे लगता है कि जेएनयू के लोगों को तो और प्राउड होना चाहिए कि लोगों की जो आवाज़ उठा रहा है उसको टैग कर दिया जा रहा है कि ये जेएनयू के हैं। जो महिलाएं खुद, मुझे जब मैं उस समय बीएचयू में थी तो मुझे गुस्सा भी आया कि क्या हम क्या बोल नहीं सकते हैं खुद की बात? आप हमें क्या समझ के रखे हैं कि बीएचयू की लड़कियां बोल नहीं सकती हैं? लेकिन अब जेएनयू में लगता है कि हाँ, यहाँ के लोगों के बारे में ये बात अगर है तो अच्छी बात है कि अगर कोई आवाज़ नहीं उठाएगा तो जेएनयू के लोग आवाज़ उठाएंगे। तो ये एक तरह से अच्छी बात भी है। क्या आपको लग रहा है कि पिछले कुछ समय में जो छात्र आंदोलन है वो धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं? हमने देखा कि पिंजरा तोड़ का एक ज़बरदस्त तूफान हुआ था और फिर नताशा नरवाल, देवंगना कलिता को झूठे आरोपों में फंसाया, जेल भेजा गया और एक तरह से खामोशी उसके बाद दिख रही है। क्या ये जो पूरी सत्ता है जिसका आतंक इतना ज़्यादा है, उसमें इस तरह की गतिविधियों के लिए गुंजाइश ख़त्म हो गई है? लोग डर गए हैं, आतंकित हैं। ऑफ कोर्स असॉल्ट है तो डर का माहौल भी है। अब पूरे जो प्रोटेस्ट को जंतर मंतर में कन्फाइन करके रखा गया है। इंडिया गेट पर आप एक पीड़िता, रेप पीड़िता जाती हैं जो माइनर थी जब उनका रेप हुआ था, उनको घसीटा जाता है। हम वही है, देश का जो कॉन्शियंस है वो एकदम डेड हो चुका है। अब ये भी है कि आप बिल्कुल भी आवाज़ उठाते हैं तो आपको, आपकी हर बात के लिए एक टैग है। आप वेस्ट से आते हो तो आप खालिस्तानी हो, ईस्ट से आते हो तो सेपरेटिस्ट हो, बांग्लादेशी हो, आप जिहादी भी बन सकते हो, कांग्रेस के स्टूज बन सकते हो। मतलब एक लंबा लिस्ट है, चाइनीज़ एजेंट और न जाने क्या-क्या। और उसमें ये चीज़ तो है कि डीलेजिटिमाइज़ तुरंत कर दिया जाए, पूरा मीडिया जो है तुरंत डीलेजिटिमाइज़ कर देता है। लेकिन आप देखिए कि पिछले कुछ सालों में, चाहे फार्मर्स प्रोटेस्ट से लेकर सोनम वांगचुक अभी तक जेल में है, लेकिन लद्दाख में पूरा एक आंदोलन चलता है। चाहे स्टूडेंट्स का पेपर लीक को लेकर और इन सब चीज़ों को लेके आंदोलन रहा है, प्रोटेस्ट किया है स्टूडेंट्स ने। चाहे पंजाब यूनिवर्सिटी में अभी इतना बड़ा प्रोटेस्ट, तेजपुर यूनिवर्सिटी में मैं कहना चाहूँगी कि आज 29 तारीख को 100 दिन उनके वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, 100 दिन से वहाँ पे स्टूडेंट्स। तो ये नहीं कह सकते। अ, और ये लोग कहते हैं ना कि इतना डरा दिया जाए कि डर खत्म हो जाए। तो जितना असॉल्ट ये कर रहे हैं, ये इनका दिन खत्म होने वाला है और मूवमेंट होगा। रेजिस्टेंस हो ही रहा है, लोग कर रहे हैं अपने तरीके से रेजिस्ट। और ऐसा नहीं है कि बोलने वाले लोग खत्म हो गए, रेजिस्ट करने वाले लोग खत्म हो गए, वो हैं अभी और वो कर रहे हैं। मैंने आपके बारे में जो सोचा था शुरू करना जहाँ से, वो
शुरुआत ही बदल दी थी आपने। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि आप पीएचडी कर रही हैं जेएनयू से, क्या सब्जेक्ट है, क्या टॉपिक है आपका, उसके बारे में बताइए। वो कहाँ पहुँच रही है? तो मैं पीएचडी थर्ड ईयर में हूँ और सेंटर फॉर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल थ्योरी में पीएचडी कर रही हूँ। और मेरा पीएचडी है जेंडर बेस्ड वायलेंस एंड विमेन रेजिस्टेंस, अ स्टडी ऑफ उत्तर प्रदेश सिंस 2012। तो उत्तर प्रदेश में 2012 के बाद जो भी यौन हिंसा और उसके खिलाफ जो उसके खिलाफ जो विरोध रहा है, रेजिस्टेंस रहा है, उस पे मेरा रिसर्च है। और काफ़ी बातें तो मुझे उससे ही जो बातें, चाहे वो चांद पत्रिका के बारे में है जिसमें पब्लिक स्फीयर कैसे डेवलप होता है महिलाओं को लेकर उस समय, जो इंडिया में उस समय अलग अलग सब्जेक्टिविटीज़ बन रही थी कि महिलाओं की जगह क्या है, मुसलमानों की जगह क्या है, दलितों की जगह क्या है। और उस समय ये महिलाओं को सेंट्रिक रख के क्या बातें की जा रही थी, महिला से क्या समझा जा रहा था। उसके बाद अपने आप में यौन हिंसा क्या होती है, उसको किस तरीके से दुनिया भर में महिलाओं ने संघर्ष किया है कि ये बात सुनी जाए उनकी। अ, चाहे इंडिया में मथुरा से लेकर मथुरा रेप केस एक बहुत बड़ा केस हुआ था, जब कोर्ट ने ये कहकर एक आदिवासी महिला जिसका नाम मथुरा था उसको, उसके रेपिस्टों को जो है बाइज्जत बरी ये कह के किया था कि ये सेक्सुअली एक्टिव थी। तो उस समय लोगों ने रेजिस्ट किया कि आप किसी के सेक्सुअल हिस्ट्री को नहीं पूछ सकते, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि एक महिला जो है उसके साथ यौन हिंसा हुआ है या नहीं हुआ है। चाहे आप भंवरी देवी की बात करें तो भंवरी देवी को ये कहा जाता है कि तुम एक पिछड़े कास्ट से आती हो, तो ये डोमिनेंट कास्ट के मर्द तुम्हारा रेप क्यों करेंगे? ये, और हमें ये जानने की ज़रूरत है कि आज तक उनके रेपिस्टों को सज़ा नहीं दी गई है, लेकिन वहाँ से हमें विशाखा गाइडलाइंस मिलता है, चाहे निर्भया होता है। तो उस समय उसमें भी किस वर्ग की महिलाओं के साथ यौन हिंसा होता है तो पूरा अप्रोर हो जाता है। फूलन देवी का उदाहरण ले सकते हैं। और फूलन देवी वो खुद के लिए लड़ती हैं। उस समय वो अ, उनके साथ उन्होंने अपनी खुद की लड़ाई लड़ी है, वो तो एक आइकन है कि रेजिस्टेंस। और नॉर्थ इंडिया में मुझे लगता है, सिर्फ इंडिया में नहीं, अगर आप पाकिस्तान में जाएं या कहीं भी, वो उस तरीके की एक महिला जो अपने को असर्ट करती है उसका तो वो आइकन है, जिन्होंने खुद की लड़ाई खुद से लड़ी है, उनको किसी ने कोई सहायता नहीं दी। और उसके बाद भी जो पूरा आंदोलन रहता है और उस पे फिर उत्तर प्रदेश में अभी क्या माहौल है महिलाओं को लेके, चाहे वो रोमियो स्क्वाड लेकर आते हैं, जिसमें रोमियो स्क्वाड क्या है, वही एक विजिलेंटे ग्रुप जो बजरंग दल से लेके यहाँ पे क्यों महिलाओं को कंट्रोल करना कि कहाँ जा रही है, क्या कर रही है। एक महिला और एक पुरुष बात नहीं कर सकते, उनका कोई एंगेजमेंट नहीं हो सकता, ये सारा चीज़ है। और उसमें ये भी है कि ये जो पूरा महिला सशक्तिकरण का नैरेटिव और महिलाओं को प्रोटेक्ट करने का नैरेटिव जो बनाया जा रहा है, किन पुरुषों को विलेनाइज करके, किन कम्युनिटीज़ के मर्दों को उसमें जो है विलन बताकर, उनको क्रिमिनल घोषित कर कर किन तबके की महिलाओं को संरक्षण देने की बात हो रही है। तो अभी ये पूरा है, फील्ड वर्क मेरा बाकी है, उधर जाना है। तो क्या भविष्य में जेएनयू के बाद राजनीति में भी जाने का इरादा है? नहीं, राजनीति मेरे बस की बात नहीं है। उसमें आपको बहुत बहुत ज़्यादा अपनी मैं जेएनयू ने सीताराम येचुरी जैसे पॉलिटिशियन दिए हैं, जयशंकर विदेश मंत्री, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन, सब जेएनयू की प्रोडक्ट हैं। हाँ, और लेफ्ट राइट दोनों में योगदान है उसका। बहुत दुख की बात है, निर्मला सीतारमन जो है, इनफैक्ट जयशंकर वो हमारे ही स्कूल के जिस स्कूल में स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ में पढ़ती हूँ, निर्मला सीतारमन पूछती हैं कि व्हाट्स पेट्रियार्की, या पेट्रियार्की क्या है, ये लेफ्टिस्ट जार्गन है।
तो नहीं, ऐसी राजनीति में तो नहीं जाना है। और नहीं, राजनीति में मुझे एकेडमिक्स में ही रहना है। हाँ, एक्टिविज़्म के भी कई तरीके हैं, तो एज़ एन एक्टिविस्ट बन के रहना पसंद करूँगी। मेन स्ट्रीम जो पॉलिटिक्स है, जिसमें आप इलेक्शन वगैरह लड़ते हो, उसमें उतना इंटरेस्ट नहीं है। बहुत मज़बूत आपको उस तरीके से होना चाहिए कि लोग आपको क्या-क्या बोल रहे होते हैं और मैं थोड़ी सेंसिटिव हूँ और अपनी सेंसिटिविटी बरकरार रखना चाहती हूँ। तो हाँ, एक्टिविज़्म में रहना पसंद करूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया अदिति जी, इस बात बोलेगी में के लिए समय निकालने के लिए आपका धन्यवाद। बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाया और मुझे मौका दिया बात करने का। तो दोस्तों, ये थी आज की बात बोलेगी। हमारे साथ थी जेएनयू की प्रेसिडेंट अदिति मिश्रा, जो बता रही थी कि जेएनयू कितना बदला है, जेएनयू की पॉलिटिक्स कितनी बदली है, जेएनयू का कल्चर कितना बदला है और किस किस तरह के ख़तरे हमारी आपकी आज़ादी पर मंडरा रहे हैं, शिक्षा पर मंडरा रहे हैं और पूरा जो नया समाज बन रहा है उसमें कौन कौन सी दुश्वारियां पेश आ रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।